कि नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। आई डोंट नो कौन कौन है सुन रहे हैं। और ये है कि अभी पूरी दुनिया की जो स्थिति है और देश की भी जो स्थिति है, ऐसी हालत में ये जो अचानक हम लोगों ने वेबिनार और सोशल मीडिया पे नाट्य फेस्टिवल ये सब कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि क्राइसिस के टाइम पे हम लोग कुछ तुरंत सोचने का शुरू कर रहे हैं और जिससे कि हम अपने एक्टिविटीज को चालू रख सकें। इस बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं और आज की बातचीत को मैं मौजूदा स्थिति से फोकस नहीं रखूंगा। मैं चाहूंगा कि बहुत जल्दी दुनिया में वैक्सीन आ जाए और हम फिर से उसी तरह से नाटक देखना शुरू कर सकें। तो मेरी बातचीत मैं उसी पे ज्यादा ध्यान रखूंगा कि जब फिर से नॉर्मल स्थितियां आ जाएंगी तब हम लोग फिर से अपने एक्टिविटी को चालू रख सकें। तो आज की बातचीत पे टाइटल तो है कि रंग यात्रा, लेकिन मैं अपनी रंग यात्रा पे उतना फोकस नहीं रखूंगा जितना कि मैं रफली कुछ पॉइंट्स बनाया है उसी पे फोकस करता हुआ। अभी हम लोग कुछ ज्यादा जल्दबाजी में क्राइसिस जब अपने मैच्योरिटी में पहुंची नहीं है और हम लोग तुरंत ही कुछ एक सोल्यूशन निकालते जा रहे हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि जब स्थिति नॉर्मल फिर से हो, ऐसे समय पे आगे आने वाले लोग जो थिएटर में अपने जीवन लगाना चाहते हैं, हालांकि 1980 के दशक के प्रांत से ही जो आज को करीब 30 साल तो मिनिमम हो ही गया, जब ज्यादातर लोग थिएटर में आते हैं मेनली अभिनेता के रूप में और थिएटर से फिर उनकी जर्नी सिनेमा तक की एक गति दिखती है। इसमें दो कारण तो हैं ही। एक सबसे बड़ा कारण है कि एक्टर को तैयार होने के लिए थिएटर एक बहुत बड़ा माध्यम है और एक्सपेरिमेंट का जगह है, ट्राई आउट का जगह है, क्योंकि ये कॉमर्स पे निर्भर नहीं करता। अभी तक ज्यादातर नॉर्थ बेल्ट में, ईस्टर्न साइड में भी कुछ जगह छोड़ दें, महाराष्ट्र, गुजरात, जहां शायद रंग कर्म से ही, थिएटर से ही लोग पैसा थोड़ा बहुत कमा पाते हैं, या उड़ीसा का जो यात्रा है और असम का मोबाइल थिएटर, टूरिंग थिएटर जिसको कहते हैं, ये तीनों जगह के अलावा मोस्ट ऑफ द एरियाज में थिएटर से पैसा कमाने का कोई साधन नहीं है, बल्कि थिएटर अभी तक हमारे जवानी के टाइम से लेकर अभी तक, मतलब 30-40 दशक में जानता हूं, जिसमें कि हम लोगों ने नाटक एक ऐसी विधा है
जो वॉलंटरी एक्टिविटी की तरह से कुछ लोग जुटते हैं, कुछ कलाकार, कुछ राइटर, कुछ डायरेक्टर, और मिलकर नाटक के लिए कहीं से किसी तरह से पैसे का जुगाड़ करते हैं और नाटक करते हैं। जो पैसा कहीं से कुछ थोड़ा बहुत अगर मिलता है वो सिर्फ नाटक करने में ही जाता है। इसमें एक्टर या इन्वॉल्व होने वाले बाकी सारे लोग कोई इसमें से पैसा कमा नहीं सकता। ऐसी एक स्थिति में हम बैठे बैठे क्या कर सकते हैं, मैं थोड़ा बहुत उसी के बारे में बात करूं। ये मान कर चलना चाहिए कि जो इंसान अपने जीवन थिएटर में लगाना चाहता है, सबसे पहले तो वो कहीं से अपने अर्थोपार्जन का रास्ता किसी और से निकाले। ज्यादातर राइटर, पेंटर, पेंटिंग में फिर भी थोड़ी सी स्थिति अलग है, म्यूजिक, डांस, इनमें फिर भी स्थितियां अलग हैं। वो फिर भी कहीं से थोड़ा बहुत सामाजिक डिमांड है जहां से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन थिएटर वालों की स्थिति ऐसी नहीं है। ऐसे में सिर्फ दोष देना कि भाई थिएटर क्या करेंगे, थिएटर में कितने दिन तक रह सकते हैं, तो बड़ी दुखद बात है कि ज्यादातर लोग थिएटर में जो आकर पहुंचना चाह रहे हैं, कई बार तो मुझे स्मॉल एरिया से, स्मॉल सिटी से, राज्य की स्थितियों, शहरों से दिल्ली पहुंच जाते हैं। और मैं एक सरकारी नौकरी कर रहा था, उससे जो पैसा कमाता था, मैंने अपने आप को कहीं और बड़ी जगह पर ले जाने की बजाय उसी में से अपना पेट भरना और फिर ग्रुप थिएटर एक्टिविटी शुरू किया। ऐसे ही सिर्फ मैं नहीं, कई सारे लोगों ने भी किया। कुछ लोगों का एक्टिविटी थोड़ी देर में बंद हो जाता है, 4 साल 5 साल। कुछ लोग सरकारी सहायता से, गवर्नमेंट ग्रांट वगैरह से अपने रंग कर्म को चलाते हैं। तो ऐसे में एक नौजवान जो देश के किसी कोने से निकलना चाह रहा है, जैसे कि मैं बिल्कुल एक आदिवासी बहुल गांव से आया हूं और 60-70 किलोमीटर दूरी पर कॉलेज, और कॉलेज छोटा सा टाउन, और लेकिन कोई ना कोई ऐसी छोटी जगह पर कुछ ना कुछ थिएटर एक्टिविटी जरूर होता है। वहां कोई ना कोई व्यक्ति होते हैं जो हमको आगे रास्ता दिखाते हैं। यही एक स्थिति है। ऐसे स्थितियों में एक नौजवान क्या करे और क्या ना करे, शायद थोड़ा बहुत मैं इसी के ऊपर बोलना चाहता हूँ। जो ज्यादातर लोग यहाँ, कोई अपने स्मॉल टाउन से लखनऊ जाता है, फिर लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से बॉम्बे, ज्यादातर जो नॉर्थ बेल्ट के लोगों की जर्नी मैंने इसी रूप में देखा है। इसमें कुछ, मैं शायद फॉर्चुनेट था, बिल्कुल एक जंगल एरिया से निकला, लेकिन वो एरिया ही हमारा अपने आप में बहुत सारे ट्रेडिशनल फॉर्म्स उसमें था। उसके साथ इन्वॉल्व तो डायरेक्टली नहीं हुआ, लेकिन उनको मैं स्टडी करता रहता था, और ऐसी जगह पर था जहां मजबूरी में भी मेरे कान में वो चीजें बजती रहते थे, सुनता रहता था मैं। और 1951 में 51 पैदा हुआ था मैं, 52। एक स्टेज घर था वहां, पेंटेड कर्टन थे, और पेट्रोमैक्स लाइट को पंप दे देकर पेट्रोमैक्स लाइट में होता था। पेंटेड कर्टन जो ऐसे रस्सी से ऊपर नीचे होगा, 4 तरह के पेंटेड कर्टन था। मतलब कि बहुत ही शुरुआत हमारी
वो पूरा हिंदुस्तान भर में मेरे ख्याल में एक तरह से नई जागरूकता, ट्रेडिशनल फॉर्म्स के अलावा ये जो आधुनिक रंगमंच जिसको अदरवाइज कहेंगे, जो यूरोप से आया और हमारे देश में तब तक 100-150 साल घर कर चुका था, और उसने कई लोकल फॉर्म्स को भी जन्म दिया था, पारसी थिएटर, और वो धीरे धीरे रीजनल लैंग्वेज में बंगाल में बंगाली यात्रा पारसी थिएटर का एक ऑफशूट है, वहां से फिर शुरू हो जाता है उड़िया यात्रा, वो भी पारसी थिएटर का ऑफशूट और बंगाली यात्रा का ऑफशूट। लेकिन हर जगह पे इन्होंने अपने अपने स्वरूप को भी अख्तियार किया। मजेदार बात तो ये है कि ज्यादातर लोगों के पास प्रोसिनियम थिएटर में जब तक लाइट आ जाती है, 1980-70 के दशक तक लाइट आ जाती है, पेट्रोमैक्स लाइट के बदले बिजली, माइक, ये सब चीजें आना शुरू होता है। लेकिन छोटे एरिया में लोगों को ये सब हासिल कर पाना मुश्किल होता था। हम कॉलेज में जब पढ़ता था मैं, तो हमारे 2 प्रोफेसर थे जिन्होंने प्रोसिनियम ढंग से किया सामने, लेकिन उसमें वो जो यूजुअल बॉक्स सेटिंग था वो नहीं किया था। वो कुछ एक्सपेरिमेंटल नाटक करने की कोशिश किया था, उसमें लाइट का भरपूर इस्तेमाल हुआ था। और वहां से हम जब सीधा जंप करके आता हूँ मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, यहाँ देखने को पढ़ा हम लोगों ने सारी चीजें, ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स, नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों को भी पढ़ा, यूरोपियन थिएटर, लेकिन मूलतः कहीं हम लोगों का प्रोसिनियम थिएटर, और उससे ऑलरेडी 70 के दशक में प्रारंभ से ही एक विद्रोह शुरू हो गया था कि जहां नहीं है प्रोसिनियम थिएटर, जहां लाइट नहीं है, जहां ये जो नया विज्ञान है इसमें ब्लॉकिंग नाम की एक चीज होती है, एक्टर इधर से उधर तक आएगा, इधर उधर जाएगा, तो इन सब चीजों की स्थितियां नहीं थी। तो एक असमंजस है। धीरे धीरे महानगरों से स्मॉल टाउन तक, स्मॉल सिटीज तक, रीजनल स्टेट के जो कैपिटल्स हैं वहां तक ये स्प्रेड करता है। इसके विज्ञान भी धीरे धीरे, इसके स्किल्स भी धीरे धीरे स्प्रेड करता है कि ऑडियंस को कैसे हम हैंडल करें। लेकिन उसी दौरान 73 की बात कर रहा हूं, हम लोगों को सिखाया गया था यक्षगान 3 महीना। अब यक्षगान को कैसे हम अंडरस्टैंड करें, ट्रेडिशनल फॉर्म को, और उसको आधुनिक दर्शक के लिए कैसे प्रस्तुत करें। उसमें नाचना ही होता था, डांस। तो एक तरफ हम लोग यूरोपियन रियलिज्म को सीख रहे हैं, दूसरी तरफ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स जो हमारे हैं उसको हम अपने अपने रीजन में लोग देख रहे हैं। नृत्य नाटिका उड़ीसा में एक इंटरेस्टिंग फॉर्म था। नृत्य नाटिका हो या ऐसे चीजों से हो, कैसे इनको मर्ज करें, ये सब चीजें चलना शुरू हुआ था। और ऑलरेडी भारत में कई सारे लोगों ने अनकन्वेंशनल परफॉर्मिंग स्पेस, मतलब कि एक रेडीमेड ऑडिटोरियम नहीं, कोई एक जगह लें जहां हम दर्शकों को बुलाएं और नाटक दिखाएं। उसमें ये भी कि बिना लाइट के हम कैसे करें, बिना माइक के हम कैसे करें, और प्रॉपर ऑडिटोरियम ना हो तो भी हिंदुस्तान की जो जलवायु है इसमें कम से कम हम 7 महीना बहुत आराम से ओपन एयर में दर्शक के लिए नाटक कर सकते हैं। ऐसी स्थितियां हम लोगों को नजर आई। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि उसी दौरान ही थर्ड थिएटर, बादल सरकार उसके प्रमुख टीचर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। उन्होंने अलग अलग जगह पर जाकर कि असंपन्न स्थितियों में नाट्य संरचना के यूरोपीय ढंग को ना जानते हुए भी कैसे नाटक किया जा सके
इसके बारे में थोड़ा बहुत स्किल और थोड़ा बहुत ज्ञान उन्होंने देना शुरू किया था। इसी तौर पे हम लोग भी यहाँ दिल्ली में कई सारे नाटक ग्रुप एक साथ शुरू हो गए। तो यहाँ क्लियरली हमको दिखता है दो तरह के नाटक। और 70 के दशक में थोड़ी उम्मीद थी कि शायद हिंदी थिएटर भी व्यावसायिक बन जाएगा, जहां से कुछ कमाई हो सके। तो इसलिए स्पेशलाइजेशन की भी सिस्टम रखा गया, जिसमें टेक्निकल स्पेशलाइजेशन, डिजाइन, लाइटिंग डिजाइन, सेट डिजाइन, कॉस्ट्यूम डिजाइन, इन सब की शिक्षा अलग, निर्देशन इसकी शिक्षा अलग। और हमारे ड्रामा स्कूल में 3 स्पेशलाइजेशन, डायरेक्शन, एक्टिंग और स्टेज क्राफ्ट। हालांकि मैं थोड़ा सा अपने बारे में बात करूं कि डिफिकल्टी के साथ रहते हुए कैसे कैसे आगे बढ़ना, अपने टारगेट को लेकर चलना है, ये शायद मैं भी थोड़ा बहुत इस बारे में कुछ बता सकता हूँ। दिल्ली में उस समय टिकना मुश्किल था। 7 भाई बहनों का परिवार और यहाँ स्कॉलरशिप मिलती थी, इसलिए मैं यहाँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भर्ती हो गया। लेकिन स्कॉलरशिप के बाद मुझे 1 पैसा घर से नहीं मिल सकता। भुवनेश्वर में जाकर सेटल होके कुछ अपना रंग कर्म शुरू कर सकूं, उसकी स्थिति मेरे पास तब थी नहीं। तो मैंने तभी से तय कर लिया कि मुझे दिल्ली में ही रुकना होगा। और दिल्ली में रुकने का सिर्फ एक ही रास्ता था उस वक्त कि अगर आप लाइटिंग जानते हो, सेट डिजाइन जानते हो, कॉस्ट्यूम करना जानते हो, मेकअप जानते हो, तो आप यहाँ टिक सकते हो। तो प्रॉब्लम आज लोगों के लिए बहुत ज्यादा सीवियर है। उस वक्त पता नहीं कैसे बहुत कम पैसे में भी काम चल जाता था। और हम लोगों ने तब मैंने डिजाइन स्पेशलाइजेशन लिया, लेकिन ये जब मानते हुए कि मैं एज ए डायरेक्टर काम करूंगा। तो हमारे परम गुरु इब्राहिम अलकाजी ने कहा था कि अगर डायरेक्टर बनना है तो एक्टिंग को समझो और हर शैली के एक्टिंग के बारे में काम करो। तो ये चीजें मैंने अपने गांठ बांध ली। तो ये था कि किसी भी तरह से यहाँ दिल्ली में टिकना है। तो साल भर में फ्रीलांसिंग करता रहा और हम लोगों ने एक थिएटर ग्रुप भी बनाया। थिएटर ग्रुप में मैं उसका सेक्रेटरी था और साथ साथ में छोटा छोटा अभिनय करता था, डिजाइन मेनली करता था। धीरे से मैं अपने ग्रुप में प्ले डायरेक्ट करना भी शुरू किया। तो तभी से एक तरह से ये, तब तक मैं फिर नेशनल स्कूल ड्रामा में टीचरशिप जो एक सेलेक्ट हो गया। मैंने 1.5 महीना अपने आप को समय दिया कि क्या मैं ये ज्वाइन करूं। बॉम्बे, बिग मनी, बिग फेम। लेकिन 3 साल के दौरान मेरे सारे ख्याल, आइडिया चेंज हो चुके थे कि कमर्शियल दुनिया में जाकर मैं काम नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने आप को जानता था। इससे यही एक तरह से बात मैं कहना चाहूंगा कि हम पहले अपने आप को जाने कि हम किस तरह के व्यक्ति हैं। मैं तभी तक 3 साल के दौरान यहाँ मतलब कि 21 साल की उम्र से लेकर 23-24 साल की उम्र तक मैं समझ चुका था कि कमर्शियल दुनिया में मेरे लिए टिकना मुश्किल है। मैं थोड़ा दूसरी तरह का स्केचिंग, ड्राइंग करना, चित्र विद्या को स्टडी करना, निर्देशन को स्टडी करना, टेक्निकल साइड में पढ़ते हुए एक्टिंग के अलग, एक्टिंग ट्रेनिंग के मेथोडोलॉजी, एक्टिंग ट्रेनिंग, इन सब के ऊपर पर्सनल लेवल पे मैं अलग से मेहनत करता था। और ड्रामा स्कूल से बाहर निकलते ही फिर से
मैंने अपने एक थिएटर ग्रुप हम लोगों ने शुरू कर दिया जहां हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्लियर कट हमारे पास था कि दो तरह के हैं, एस्केपिस्ट एंटरटेनमेंट, आनंद देने वाला सो कॉल्ड एंटरटेनमेंट एक है, दूसरी तरफ एक समाज को कंट्रीब्यूट करने लायक, समाज की बेहतर अंडरस्टैंडिंग को जनता तक ले जाना। क्योंकि हम लोग स्वाधीनता के तुरंत बाद के पैदा हुए लोग हैं, तो ये जो पूरे हिंदुस्तान की लाइफ एक तरह से चेंज हो गई थी उसी दौरान। जैसे कि आज कोरोना के स्थिति में पूरी लाइफ के हर एस्पेक्ट में काफी सारे परिवर्तन देख रहे हैं, उसी तरह से वो एक नए जागरण का समय था कि जहां इंसान के भाग्य और उसकी तकदीर कौन कितना कंट्रोल कर रहा है। हम इंडिविजुअली परिवार के साथ, मेरे समूह के आसपास के लोगों के समूह के साथ, पूरे देश की जनता के साथ मेरा रिलेशनशिप क्या है। दोस्ती के रिलेशनशिप का मतलब धीरे से परिवर्तन होता है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में परिवर्तन आता है, एक डेमोक्रेसी आता है, मालिक और नौकर, ये जो सामंतीय प्रभाव प्रथा था, आप लोगों को ये थोड़ा सा आज स्ट्रेंज लगेगा, लेकिन उस वक्त बल्कि 70 के दशक क्या 80 के दशक तक भी ये स्थितियां ऐसी थी जहां आधे हिंदुस्तान, आधे से ज्यादा बल्कि मैं कहूंगा 19th सेंचुरी में जी रहे थे। तो ऐसे समय पे सब समाज और व्यक्ति के बीच का जो रिलेशनशिप है उसमें बदलती हुई परिस्थिति, डेमोक्रेसी नाम की एक चीज का आना और उस चीज का जो प्रभाव है वो उसके बारे में जनता को समझ देना। ऐसी नाटक, ऐसे प्लेज हों जो प्रेजेंट स्थितियों को हमें समझा सके, जनता को सिर्फ समझाना नहीं, ऐसी स्थितियों के बीच में जीवन के जो उथल पुथल है उसको दिखाना। ऐसे नाटकों के प्रति हमारा रुझान बनना शुरू हो जाता है। ठीक उसी दौरान 1973-75 इसी दौरान दिल्ली में एक पंजाबी कमर्शियल थिएटर चलता था, डबल मीनिंग वाले। जैसे यात्रा, उड़ीसा का जो यात्रा है उस वक्त एक तरह से कहा जाए तो अधो साहित्य है। उसकी चीपनेस, परिस्थितियों का बाहुल्य, कैरेक्टरों का एटीट्यूड, बिहेवियर, वास्तविकता से उसका कोई संबंध नहीं था। तो ऐसे समय पे हम लोगों ने दिल्ली में कम से कम 5-7 बहुत मेजर थिएटर ग्रुप, देशांतर, अग्रदूत, ये हम लोगों के सीनियर जनरेशन के थे। राम गोपाल बजाज सर और दिवंगत ओम शिवपुरी, उनके प्रेजेंटली जिंदा हैं मैडम सुधा शिवपुरी, और ऐसे कई सारे लोग मिलकर एक थिएटर ग्रुप बनाया था। वो अपने डिक्लाइन पर था, ज्यादातर लोग अपने अलग अलग जगह पर जा चुके थे। ठीक उसी दौरान हम लोग कुछ इमर्ज करते हैं, कुछ ट्रेंड, कुछ अनट्रेंड। जैसे कि रवि वासवानी जा चुके हैं, बनवारी तनेजा जो अभी भी एक्टिव है। ऐसे लोग जो ट्रेंड नहीं थे लेकिन माहौल से वो ट्रेंड थे, उनकी इच्छा लगातार अपने आप को आगे बढ़ा पाने का। तो बेसिकली मैं सिर्फ यहीं वापस थोड़ी देर पॉज लेकर मैं देखना चाहूंगा कि जो ज्यादातर लोग पिछले 20-25 साल से मेरे पास आते हैं, मेरे थिएटर ग्रुप में कुछ लोगों ने से ज्वाइन किया, और जब रिटायरमेंट के आसपास मैंने अपने थिएटर एक्टिविटी को बंद कर दिया, तब भी आते थे कि मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं, मैं थिएटर करना चाह रहा हूं। तो भाई थिएटर करने के लिए किसी थिएटर ग्रुप में ज्वाइन करो, लेकिन इसमें आप लोगों को ये समझना चाहिए कि जो थिएटर ग्रुप अभी एक्टिव है 2 साल से 3 साल से, उसमें कई लोग इससे पहले
ऑलरेडी उसमें काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग सबसे पहले प्राथमिकता, जब कोई नया नाटक होगा, प्राथमिकता वो उनको देंगे। कितने साल आप एक थिएटर ग्रुप में लगा सकते हो? आजकल मैं देख रहा हूं सबको बहुत जल्दी है, तो फिर कोई एक्टिंग ट्रेनिंग स्कूल ढूंढे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में 3 साल के अंदर कम से कम वो 12-15 टीचरों से सीखते हैं। उनमें से किसके साथ मेरा तार जुड़ जाता है, किसके साथ नहीं जुड़ता, ये आपको देखना होगा। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक तार जुड़ता था किसी ना किसी छात्र के साथ। 15 टीचर्स साथ साथ में प्रैक्टिकल काम कितना कर रहे हैं। साल भर में 3 तो मेजर प्रोडक्शन करते थे, जो कि 8 दिन 10 दिन उसका होता था। मतलब कि 30 परफॉर्मेंसेस तो ऑडियंस के सामने। उसके अलावा भी कम से कम 5-6 और, मतलब 3 साल के अंदर वो 10 नाटक में अभिनय कर चुके थे। उसके अलावा 4-5 डिप्लोमा प्रोडक्शन में, तो 15 हो गए। उसके अलावा वो सीन वर्क, डेमोन्स्ट्रेशंस, ऐसे बहुत होते हैं। तो बेसिकली प्रैक्टिकल काम, आज हम कहीं ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं पैसा देकर। जिनके पास ज्यादा पैसा है वो बड़े अनुष्ठान में भी जाते हैं, जहां अच्छे अच्छे टीचर भी हैं। लेकिन प्रैक्टिकल काम कितना, ये सबसे ज्यादा महत्व रखता है। ट्रेनिंग लेने के लिए किसी जगह पे चले भी गए, या ट्रेनिंग लेने को नाम भी मिला आप, तो अपने को आप कितना ट्रेन कर रहे हैं। मैं कहीं पैसा देकर ट्रेनिंग के लिए चला जाता हूँ, 4 घंटा 5 घंटा सीखने को मिलता है। उसके बाद आप क्या करते हो? वो समय कैसे बीतता है? उस समय में आप पुरानी जितना चीजें सीखा उसको कितना आप प्रैक्टिस में लाते हो। ये कहते हैं करत विद्या, ऑल द परफॉर्मिंग आर्ट्स। इसको करने से म्यूजिक, सिर्फ म्यूजिक में एमए हो जाने से नहीं होगा। म्यूजिक में प्रैक्टिस लगातार करना, बीए एमए, म्यूजिक में पीएचडी, लेकिन म्यूजिक को प्रैक्टिस करना। बिरजू महाराज जी मात्र बहुत कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान को कहां से बढ़ाया, कैसे बढ़ाया। यही सिर्फ है कि थिएटर करना चाह रहे हैं या थिएटर के थ्रू आप सिनेमा में पहुंचना चाह रहे हैं। तो थिएटर के थ्रू सिनेमा पहुंचने को मैं इसको गलत नहीं मानता हूं, लेकिन प्रैक्टिस कितना, प्रैक्टिकल काम कितना। और सबसे बड़ी मजेदार बात तो ये है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, 1980 के दशक से हम लोग थिएटर जो लगातार करने की कोशिश में रहे, वो एक पैरेलल ऑडियंस को ढूंढ रहे हैं। हिंदी सिनेमा के ऑडियंस नहीं, एक दूसरी ऑडियंस जो दूसरी तरह के कथानक को देखना चाहता है, जो दूसरी तरह के एंटरटेनमेंट को तलाश रहा है। वो सिनेमा का, टेलीविजन का एंटरटेनमेंट नहीं, हम दूसरी तरह के थिएटर का ग्रामार को तलाश कर रहे हैं, जहां थिएटर सिर्फ अपने सिनेमा और टेलीविजन से कितना अलग है, थिएटर के मूलभूत आयाम को डिस्कवर करना, इसमें कई सारे लोग लगे हुए हैं। तो आप चाह रहे हो कि थिएटर जहां मैं सीख रहा हूं, जहां मैं कर रहा हूं, वो ऐसे नाटक करे जिससे कि मुझे सिनेमा जगत में और टेलीविजन में घुसना आसान होगा। वो मोस्टली रियलिस्टिक नाटक, जिसमें पात्र है, उसकी अपनी गति होगी, लेकिन थिएटर करने वाला
वो शायद कुछ और कर रहा है, वो डायरेक्टर जो है कुछ और कर रहा है। तो ज्यादातर मैं ऐसे एडवाइस करता हूं कि अगर आप थिएटर के थ्रू सिनेमा तक जाना चाह रहे हो तो आप अपने जैसे कुछ लोगों को लेकर एक थिएटर ग्रुप बनाओ, उसमें आपके ही पसंदीदा नाटकों को करने लायक एक थिएटर डायरेक्टर भी हो। ये सारी स्थितियां एक लंबा चौड़ा तलाश की जरूरत है। जितना ज्यादातर आप जल्दबाजी में रहेंगे कि 25 साल 26 साल हो गया, लड़की है तो वो और जल्दी परेशान हो जाती है कि सिनेमा तक पहुंचते पहुंचते तो बहुत लेट हो जाएंगे। एक्टर अगर है तो वो कह रहा है कि पहले तो अपना फिल्म में जगह बना ले, उसके बाद फिर शादी भी करनी है, परिवार भी पालना है, घर वालों को भी करना है। लेकिन मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि मैं उन लोगों को ज्यादा इसमें मुखातिब होने की कोशिश करूंगा कि जो कहीं भी हैं आप, रंग कर्म या आपकी क्रिएटिविटी चालू रहे। मैंने जब डिजाइन लिया सर्वाइवल के लिए, हालांकि चित्र विद्या में मेरी खुद की बहुत रुचि थी, उसमें भी एक तरह से एम्बिशन था, इसलिए मैं खूब एक उत्साह के साथ इसमें लगा। वरना आप कम से कम एनएसडी से निकले हुए सिर्फ गिने चुने लोग, डायरेक्टर लोग ज्यादातर खुद डिजाइन करते हैं अपने। डिजाइनर की कोई एक ऐसे व्यवसाय नहीं बन पाया जिससे कि एक व्यक्ति अपने आप को सिर्फ डिजाइनर के रूप में रखते हुए घर गृहस्थी चला ले, पैसा कमा ले, जीवन की आकांक्षाएं पूरी कर ले। एक तरह से प्रवचनात्मक होगा कि त्याग के लिए तैयार हो और हम यात्रा तुम्हारे चलती रहेगी। पैसा कहीं से कमा रहे हैं तो उसी में घर गृहस्थी चलता है, साथ में थिएटर का के लिए भी काम, पैसा उसी में चला जाता है। तो ये ऐसी दुविधा को मिटा पाना, इसके बारे में कोई सरल सहज रास्ता बता पाना, मैं अपने आप को उसके लायक नहीं समझता हूं। लेकिन हाँ, मेरी परिस्थिति में जो हुआ जरूरी नहीं कि वो परिस्थिति दूसरे के साथ हो। लेकिन एक काम तो जरूर मैंने किया कि बिग मनी और बॉम्बे तक की अपनी जर्नी को ले जाने से मैंने रोका। 83 जानवी 2 यारों का मैं आर्ट डायरेक्टर था। उसके तुरंत बाद भी और भी आर्ट डायरेक्शन का काम के लिए मैं वहां बॉम्बे में अगर रुक जाता तो उसी के सिस्टम में डलते हुए मैं कुछ करता। लेकिन वहां 2 महीना रुकने के बाद मुझे समझ में आ गया कि मेरे जैसे व्यक्ति यहाँ नहीं रह सकता। यहाँ सिर्फ आप एक ही काम कर सकते हैं। मैं दिल्ली में तब तक ऑलरेडी नाट्य निर्देशन और एक्टिंग ट्रेनिंग की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि नाट्य निर्देशन में मैं अलग अलग शैलियों के ऊपर काम करता हूँ। शुरू के दौर पे रियलिज्म के ऊपर काम किया, फार्स, मेलोड्रामा, इन सब के ऊपर। फिर बाद में म्यूजिकल, फिर मूवमेंट ओरिएंटेड, फिर नॉन वर्बल, सिर्फ अभिनय, डांस एंड म्यूजिक। इस तरह से 40 साल में 4-5 अलग अलग शैलियों पे लगातार मैं काम करता रहा। तो हम लोगों ने अपने ग्रुप में एक काम किया कि भाई 2 नाटक करेंगे एक्टरों के लिए, 1 नाटक एक्सपेरिमेंट के लिए। तो थिएटर कुछ मांग रहा है, थिएटर कुछ दे नहीं सकता, थिएटर को आप दे सकते हैं। ऐसी स्थिति नौजवान व्यक्ति अपने लिए, ये तो लगता है जैसे कि मैं प्रवचन देने लगा हूं कि भाषण
त्याग की। लेकिन किसी भी कला में कहीं पहुंचने के लिए लगन, कोई शॉर्टकट नहीं है। 3 साल में कर लूं, उसके बाद मैं पहुंच जाऊं मुकाम पे, ऐसा भी नहीं। 2 साल नाटक ग्रुप में काम करूं या कहीं से ट्रेनिंग ले लूं, ऐसा भी नहीं। तो एक तरह से 2 तरह की नाटक क्रियाएं होती हैं, एक कमर्शियल कहूं, दूसरा आर्टिस्टिक कहूं। बड़ा सिंपल टर्म में मैं अगर बांटना चाहूं तो आप अपनी जगह पर कहां हैं, किस स्थिति में हैं। हम लोग ट्रेडिशन को एसिमुलेट करना चाह रहे हैं आधुनिकता के साथ, थिएटर में नए रंग भाषा के के ऊपर अपना अख्तियार को बढ़ाना चाह रहे हैं। धीरे धीरे समसामयिक जीवन में नए रंग भाषा के क्या आयाम होगा उसको देख रहे हैं, उसमें अभिनय के स्वरूप कैसा है वो देखना चाह रहे हैं। तो ये एक दुविधा की जगह पर मैं छोड़ रहा हूं कि मॉडर्न थिएटर करने वाले एक तरह के रंग कर्म को काम कर रहे हैं। एक्टिंग ट्रेनिंग सेंटर जो है उसमें ट्रेनिंग लेने के बाद भी खुद को बनाने के लिए, खुद को ट्रेन करने के लिए हर कलाकार को, जो ट्रेंड भी पेंटर भी जो है, पेंटिंग कॉलेज में पढ़ लेने से नहीं बन जाता है, म्यूजिक कॉलेज में पढ़ने से नहीं बन जाता है, वो खुद को प्रैक्टिस में कितना लगा रहे हैं। अब रंग कर्म वालों को ज्यादातर 70 के दशक 80 के दशक के समय पे कुछ हमारे सहकर्मी होते थे, वो बोलते थे डिस्कस कर लो। अरे डिस्कशन से क्या होता है, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन से क्या होता है, स्टेज पर आ जाओ फिर देखेंगे, खा जाऊंगा। तो इस तरह से एक आडंबर के साथ थिएटर एक्टर अपने आप को रखता था कि सेल्फ वर्क नाम की चीज क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं बताऊं। ये सब चीजें शायद ज्यादातर लोग, आप लोग जानते होंगे। एक है कि लिटरेचर से कितना संबंध रखते हैं आप, कहानी, स्टोरीज, उपन्यास, क्योंकि इनमें, उपन्यास में, नॉवेल में, चाहे पर प्रेजेंट लाइफ को डील करने वाले, आजकल की लाइफ को डील करने वाले, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी हो, कि एक पात्र के जो मन के अंदर चलता है बातें, जो परिस्थिति के अंदर चलता है बातें, ऐसी चीजें नॉवेलिस्ट जो है एलाबोरेट करके लिख के देता है। आपको एक्टिंग करने के लिए नाटक जो है वो एक, कहूंगा कि मैं, प्रिसाइज फॉर्म है एक नॉवेल का। एक नॉवेल है इतना बड़ा, उसका बिल्कुल ऐसे क्रिस्प करते हैं डायमंड की तरह, तो एक नाटक निकल के आता है। अब नाटक को जब हम खेलना शुरू करेंगे तो फिर से हमें उस नॉवेल को उन्मोचन करना होगा, उसको धीरे धीरे से फिर से विस्तार पे लाना होगा। तो विस्तार पे लाने के लिए अलग अलग अभिनेता उन पात्रों के जो अंतर्मन में चलने वाले द्वंद्व, दोनों तीनों पात्रों के जो परिवेश है, उस परिवेश में होने वाले बाहरी फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, सामाजिक फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, रिलीजियस फैक्टर, ये सब जो प्रभाव डालते हैं, इनके बारे में एनालिसिस करने के लिए आपके पास रास्ता मिलेगा। उम्दा किस्म के जो फेमस हैं, जो रेपुटेड हैं, प्लेराइट्स, कहानीकार, इनको पढ़ना, उनको एनालाइज करना, उनको विस्तार में। छोटे से उदाहरण सब आपको कई सारे लोगों ने बताया भी होगा कि छोटे छोटे पोर्शन ले लो किसी कहानी का भी, किसी नाटक का, उसको खुद करके देखो। लेकिन खुद अकेले करने में भी कई बार हम आत्ममुग्ध होते रहते हैं। अपने बोलने के तरीका और उस सब चीजों के ऊपर फर्क
जेस्चर पोस्चर का इस्तेमाल, ये सब चीजें कई बार हम अपने आप में देख नहीं पाते हैं। तो कोई ना कोई एक व्यक्ति तो आपको चाहिए जो आपको देख सके। इसीलिए मैं फिर भी कहूंगा कि 3 जने हो, 4 जने हो, या सिर्फ 2 जने हो, 3 जने हो, एक समष्टि आपको चाहिए। ग्रुप पूरी तरह से एक्टिव ना भी कर पाए तो कम से कम एक स्टडी सर्कल आपका हो जिसमें मौजूदा स्थितियों के बारे में आप जान सकें। ये ज्यादातर तो मैंने देखा कि जो पढ़ाई से जिसका मन नहीं लगता वो पढ़ाई से छूटना चाहता है, वो भागता है कि तो मैं एक्टिंग करूंगा, मैं थिएटर करूंगा। सॉरी। तो ऐसे में तो मामला बड़ा भीषण है। अब मुझे जबरदस्ती हाई स्कूल के टाइम से कि डॉक्टर बनेगा, ठीक है, मैं अपना ड्राइंग, स्केचिंग और उसके अलावा नाटक, हर साल के समर वेकेशन में नाटक, ये मैं हाई स्कूल के 10th क्लास से शुरू कर दिया था। तो इसे कभी सोचा नहीं था कि ये किस लिए कर रहा हूं, लेकिन एक कोई प्लान भी नहीं था क्यों कर रहा हूं, लेकिन किया जाता है, मैं करता हूं, मेरे करने में बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है, तो वो सब करता रहा। उसी से शायद कॉलेज तक पहुंचते पहुंचते ऑलरेडी एक बैकग्राउंड था मेरे पास। तो हर किसी के साथ ये स्थिति ना आ पाए तो क्या करेंगे, तो एक संगत ढूंढना होता है। कॉलेज में, टाउन में मेरा कोई ग्रुप नहीं था, लेकिन एक संगत थी जिसमें कि हर तरह का इंटरेस्ट, पढ़ाई को भी अपने साथ में रखते हुए तो जबरदस्ती डॉक्टरी तक मुझे ले गए। इंटरमीडिएट में डॉक्टरी पढ़ तो रहा था, लेकिन मेरे अंदर घुस नहीं रहा था कुछ भी, और मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। लेकिन जब मैं साइंस से आर्ट्स में आ गया, इंग्लिश लिटरेचर, उड़िया लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट लिया, मैं खूब पढ़ने लगा। आप अपने इंटरेस्ट को देखें, आपकी इंटरेस्ट कहाँ है। इन 4-5 इंटरेस्ट में से कोई तो इंटरेस्ट आपको डेवलप करना होगा, और वो तो लाइफ लॉन्ग। म्यूजिक भले ही आप खुद गाएं ना गाएं, लेकिन कान आपके पक्का हो, सुर और ताल, लय, ये ऋतु घटक कहते हैं कि किसी भी कला का ये 3 मेन मुद्दा है, सुर, ताल, लय। अब मुझे इस बात को समझने में आज तक भी समझने की कोशिश करता रहा हूं, बट एनीवे, तो कुल मिला के मैं यहां पे आ गया हूं कि हम अपने आप को हैंडल कैसे करें ताकि अपने क्रिएटिव लाइफ को मैं जिंदा रख सकूं। अब दिल्ली में मैं टिकूंगा, इसलिए मैंने डिजाइन ले लिया। तो जब मैं अपने कॉलेज वापस जाता हूं, कॉलेज के दोस्त मिलते हैं, रिलेटिव्स मिलते हैं, अरे क्या हुआ, तू तो एक्टिंग के लिए गया था, फेलियर है, तू तो बैक स्टेज में चला गया। हालांकि ये संभ्रम के साथ, नम्रता के साथ कह रहा हूं कि डिजाइनर को एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के रूप में स्थान देना, ये मेरी जिद और मेरी थोड़ी शैतानी और हरकत जो दिल्ली में 1975 से शुरू करके स्टूडेंट करियर से ही मैंने डिजाइन शुरू किया था, जो बाद में किया। वरना नॉर्मली बैक स्टेज आर्टिस्ट एक ऐसा होता है कि डायरेक्टर बोलता है तुम कुछ ऐसा कर दो, कुछ ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, कि डिजाइनर एक क्रिएटिव बंदा होता है, वो अपने आप में कुछ कर सकता है, वो नाटक और डायरेक्टर दोनों के दिमाग को समझते हुए कुछ दे सकता है और उससे भी कुछ कहीं ऐसी जगह पर ले जा सकता है जो। तो एनीवे मेरे लिए स्थिति ये इंटरेस्टिंग थी कि तब तक नए नाट्य संरचना के साथ साथ सेट डिजाइन के लिए बहुत सारे पैसे नहीं हुआ करते थे जितना कि ड्रामा स्कूल के पास होते थे। तो बहुत कम पैसे में कुछ इफेक्टिव डिजाइन क्रिएट कर पाना
मेरे चित्र विद्या से संबंध जो था और बड़े बड़े ग्रेट पेंटरों के, स्पेशली मॉडर्न पेंटरों के काम से कुछ प्रभाव मिलने के बाद मैं उस पीरियड में कुछ ऐसे काम कर पाया जो लोगों को काफी पसंद आया। वरना नॉर्मली कहा गया कि तू तो बैकस्टेज का हो गया, ये तो गया काम से, ये तो बिगड़ गया, ये तो सक्सेसफुल नहीं है। तो लेकिन मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूं। सबको बताने की जरूरत नहीं थी कि मैं अपने रंग कर्म को कैसे चालू रख पा रहा हूं। धीरे धीरे वो काम चलता रहा मेरा। नाट्य निर्देशन, इधर डिजाइन ट्रेनिंग देना ड्रामा स्कूल में, और जिस प्ले में मैं डायरेक्ट नहीं करता था उसमें थोड़ा बहुत अभिनय करना। 3 साल के अंदर ड्रामा स्कूल में ही मुझे ये विश्वास दिलाया गया था टीचरों के द्वारा और दर्शक के द्वारा भी कि मैं ठीक ठाक एक्टर हूँ। और उसमें मुझे लगा था कि मैं बाद में ऐसे वैसे थोड़ा हो जाएगा कि 3 साल ड्रामा स्कूल में 3-4 साल नौकरी करूंगा, उसके बाद भाग जाऊंगा। लेकिन पहले साल से ही रंग संधान का वो जो एक्सपेरिमेंटेशन का वो जो आनंद आना शुरू हुआ, डिजाइन करने में भी विवेकानंद जैसे बड़े दर्जे के डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, उनके साथ काम करना। हबीब जी के साथ भी मैंने एक प्ले में डिजाइन किया, और अपने रंग निर्देशन में हबीब तनवीर ने रवि बासवानी जैसे मेच्योर्ड एक्टर हमारे साथ काम करने लगे। तो इस तरह से समझदार लोगों के बीच में अपनी एक्टिविटी को रखा और उसको चालू रहने दिया। क्या मेरे नाम पे प्रेस में क्या आ रहा है, मैं प्रेस में कहीं आ रहा हूं कि नहीं आ रहा हूं, मेरे नाम का रेपुटेशन क्या है, इस बारे में सचमुच के मेरे कोई संबंध नहीं रखा। एंड आपको यकीन नहीं होगा कि छुट्टियों में जब मैं गांव जाता था, रिश्तेदारों से नहीं मिलता था, दोस्तों से नहीं मिलता था, वो मुझे उसी रूप में आंकते थे कि तू कर क्या रहा है। फिर कुछ साल बीत गए, 82, 83, अरे तुम्हारे दोस्त लोग तो पंकज कपूर तब करमचंद में आ रहे हैं, तू क्या कर रहा है। तो ऐसे कंपैरिजन और ऐसे स्थितियों से अपने आप को कैसे मैं बचा सकूं, इसके ऊपर मैंने जरूर काम किया। तो इसी के ऊपर मैं कह सकता हूं कि आप कहीं भी हो, छोटी जगह पर भी हो, अपने मन के अंदर जो आलोड़न है और आपने खुद कहीं सीखा, कहीं कुछ पढ़ा और कुछ फिर उसमें एक नई जागृति पैदा हो जाती है कि नए तरह के चिंतन आना शुरू होता है, इसको मैं मूर्त रूप दे सकूं। साल भर में एक ही नाटक हम कर पाए भले ही, लेकिन 5-6 लोग, 10-12 लोग मिलकर एक अपने जो समझ है उसी के तहत एक नाटक कर पाए, तो मेरे ख्याल में क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन के लिए इतना काफी होना चाहिए। हम अगर सोचते रह गए कि भाई बॉम्बे जाएंगे नहीं तो जीवन असफल है, और भी एक मजेदार बात होती है कि अभिनय करना है तो भाई मेन रोल करना है, हीरो बनना है। पता नहीं आजकल के बच्चों में क्या है, क्योंकि अभी तो सिनेमा में धीरे धीरे दर्शकों की अपने तरीका बदल भी गया है कि हीरो, हीरोइन, विलन इस तरह के कैटेगरी, उतना कॉमेडियन ऐसे नहीं है। धीरे से हर कोई एक पात्र की तरह से, ध्यान से देखना शुरू करें कि हर कोई एक पात्र की तरह से अपने आप को डील कर रहा है। इवन जो सबसे बड़े कमर्शियल फिल्में हैं, उनमें भी जो है अब
आज का पात्र वो टिपिकल हीरो की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। वेब सीरीज में भी एक परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि जिस पीरियड में आप अभी हैं, आप जिनको देखकर प्रभावित हो रहे हैं आगे चलकर अभिनय करने के लिए, वो टेंडेंसी, वो ट्रेंड धीरे से बदलती जा रही है, वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो आज जिस जगह पर आप हैं, कल कुछ और जगह पर ले जाएगा। कल की डिमांड कुछ और होगी। वो भले ही मुख्य नायक पात्र होगा, लेकिन उसका बिहेवियर वो टिपिकल 1970 के 80 के दशक के हीरो की तरह नहीं है। जो चिंटू कपूर जी, ऋषि कपूर जी, जो अभी अपने सैड न्यूज से पहले ही इंटरव्यू में कह रहे थे कि पहले मैं तो उल्लू बना रहा था। मतलब ऐसा तो नहीं है, उल्लू बना रहे थे। उस वक्त की जनता की जो डिमांड है, जनता की जो पसंदीदा चीजें हैं, उनको हम उल्लू बना नहीं कह सकते हैं। पर ठीक है, उनके लिए ऐसा कहना अच्छा है कि वो उन चीजों का फर्क समझ पा रहे थे। तो बेसिकली फिर मैं बात को वहीं लाऊंगा कि आज आप जिन लोगों से देखकर प्रभावित हो रहे हो, जब तुम 3 साल 4 साल के बाद उस जगह पर पहुंचोगे तो वहां स्थितियां चेंज हो चुकी होंगी। तो परिवर्तित स्थितियों को धीरे से ध्यान से आप देख रहे हैं क्या? मैं आज की बातचीत को बहुत ज्यादा और आगे नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि काफी टाइम हो गया है। मैंने सिर्फ आधे घंटे के लिए ही इस बातचीत को रखना चाह रहा था कि एक जिंदगी भर के रिस्क आप ले रहे हो, ये याद रखो। थिएटर करना है या सिर्फ अभिनय करना है, आप जिंदगी को पूरी तरह से एक रिस्क में डाल रहे हो। जुआ खेलना, पता नहीं, मैं कभी उसको समझ नहीं पाया। जिंदगी के साथ जुआ खेलना एक ही बार मिली है जिंदगी। जहां भी हैं, जैसे भी हैं, क्यों कि सिर्फ ए ग्रेड राइटर, ए ग्रेड कलाकार ही जीवित रहेंगे, बी ग्रेड, सी ग्रेड नहीं। वो कहीं अपनी जगह पर रहते हुए भी अपने कलाकृति को, कलाक्रम को, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे डांस हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे निर्देशन हो, चाहे डिजाइनिंग हो, इनको आप जीवन दे सके तो आपके अंदर की सृजन शक्ति को जीवन मिलेगा। मैं सिर्फ चाहूंगा कि जहां भी आप हैं, जिस रूप में भी हैं, आप अपने आप को सजीव रखें एक कलाकार के रूप में। उसके लिए मौजूदा स्थितियों के साथ समझौता करना, मैं नहीं कहूंगा, उसको समझौता नहीं कहूंगा, मौजूदा स्थितियों को समझते हुए अपने रास्ते को उसी के बीच में से निकालते रहना। मेरी रंग यात्रा में चित्र विद्या और चित्र विद्या से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई। अब थोड़ी देर मैं अपनी रंग यात्रा के बारे में बात करता हूं। एज ए डिजाइनर मैं इंडियन बड़ौदा स्कूल, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स और यूरोपियन पेंटिंग्स, इनसे खूब सारा जोड़ा, ऑब्जर्व करता हुआ। और जब जब जैसे जैसे मुझे असंपन्न स्थितियों में डिजाइन करने को कहा जाता है, तो मैं उनमें से कौन सा इंस्पिरेशन कहां से लेता था, ये कई बार थोड़ा सा लोगों को समझ में नहीं आता था। तो मैं एक मजाक का भी पात्र बन गया था कि इसके तो पता नहीं कहां कहां चलते हैं एंटीना, इसके दिमाग किधर चला जाता है। लेकिन जब मैं अपने रंग संरचना शुरू किया, नाटक निर्देशन, शुरू में बहुत ही एक्साइटेड होकर 80 में बहुत सारी चीजों का मिश्रण करना शुरू किया। तब समझ में आया कि दर्शक अभी कुछ और उम्मीद कर रही है। फिर 82 ड्रामा स्कूल के अंदर रामेश्वर प्रेम जी का अंतरंग नाम का नाटक, आज जिसको अचानक कहा जाता है कि नए रंग भाषा, वो 1982 में मैंने वो ऑब्जेक्ट्स, पिलर्स हल्के थे,
ब्लॉक्स, लंबे पिलर्स, हाफ पिलर्स, सेमी आर्चेस, इन सबको एक्टर और उन सब का बीच में एक संप्रेषण की तरह, एक डांस ड्रामा की तरह, एक पोएटिक ड्रामा प्रेजेंटेशन की तरह उसको मैंने प्रस्तुत किया था 82। तब फिर वही जो कॉमन ऑडियंस टाइप के दर्शक थे, उन्होंने कहा कि ये पता नहीं तू क्या कर रहा है, लेकिन तभी समझदार ऑडियंस में से कुछ लोग आए जो आज भी ज्ञानी थिएटर डायरेक्टर्स हैं। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा। एक पेंटर भाई साहब थे हमारे, राजन जी, सुरेंद्र राजन जी, उन्होंने कहा कि पता नहीं ये तुम्हारे नाटक ने कुछ कर दिया है। अनामिका हक सर, वो स्टूडेंट थी तब, उसके 2 साल 3 साल के बाद वो आती हैं, कहती हैं कि दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट एडवांस्ड एक्टिविटी ऑफ थिएटर इन दिल्ली। लेकिन मैंने तभी क्या किया, मैंने अभी अपने रंग एक्टिविटी को फिर से वापस रियलिज्म पे ले गया। मैं कहा पहले अभी मैं देखता हूं दिल्ली के ऑडियंस के साथ मेरे क्या धीरे से एक तालमेल में बना पाऊंगा। तो फिर से मैंने डेथ ऑफ ए सेल्समैन, व्यू फ्रॉम द ब्रिज, इस तरह के रियलिस्टिक नाटक शुरू किया। अपने थिएटर एक्टिविटी में, अपने ग्रुप में भी इसी तरह के नॉट टिपिकली रियलिस्टिक प्ले, लेकिन थोड़ा सा एडवांस रियलिज्म में बेस करने वाले नाटक, द फादर, स्टीनबर्ग के, ज्यादातर मैंने विदेशी नाटककारों को उस दौरान किया, क्योंकि देसी नाटक जो होते थे, चंद नाटक थे जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हो चुके थे, उनको करने का कोई खास मतलब नहीं था मेरे लिए। इसलिए अपने ग्रुप एक्टिविटी में हम लोगों ने इसी तरह से नाटक उठाया जो कि जनता को समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, कि जो कॉमन ऑडियंस है उसी के लिए ही है। तो धीरे धीरे अपने ही रंग एक्टिविटी में मैंने 89 तक आते आते चीजों को मिश्रण करना शुरू किया। तब तक म्यूजिकल नाटक के बारे में भी मेरी एक पकड़ शुरू होता है। तो एक तरह से मैं कहूंगा कि 89 में गोल खोपड़ी नुकली खोपड़ी और एक नाटक जो मनोज बाजपेयी और लवलिन मिश्रा उसमें थे, ड्रम्स इन द नाइट, ब्रेख्त का, ये दोनों नाटक ब्रेख्त के, ये दोनों नाटक का प्रस्तुतिकरण और ऑडियंस के रेस्पॉन्स से मुझे एक तरह से कहूं कि सर्टिफिकेट मिला। तो देखिए कहां 1980 से लेकर 89 तक 9 साल के एक्टिविटी चालू रखा। हर साल उस पीरियड में तो हर साल में 2 नाटक कर चलाता था। एक ड्रामा स्कूल में करता हूं तो एक अपने ग्रुप में, कई बार अपने ग्रुप में 2 नाटक। एनीवे, मैं कुल मिला के बात को बहुत सरल जगह पर रखना चाहूंगा। आप अपनी पर्सनालिटी और हैबिट फॉर्मेशन इस पे ध्यान दीजिए कि हैबिट फॉर्मेशन में स्केचिंग करने वाला जितना काम करता है, डांसर जितना काम करता है, ये म्यूजिक वाला जितना काम करता है, उतना काम एक रंग अभिनेता क्यों नहीं करता है। और उतना सेल्फ प्रिपरेशन के ऊपर कितना समय आप देते हैं, इस पे काफी कुछ निर्भर करता है। इसमें फिर धीरे से कुछ एक स्टेज पर आप जानोगे कि तुम ही खुद के गुरु हो चुके हो। तुम्हारे अंदर ही एक आवाज आएगी। तो इस जगह पर मैं कहूंगा कि जैसे हम अपना पेरेंट कौन होंगे ये तो नहीं चुन सकते हैं, लेकिन हमारे क्रिएटिव पेरेंट कौन होंगे ये हम चुन सकते हैं। जब क्रिएटिव पेरेंट मैं कहूंगा कि मेरे सृजन शक्ति और क्रिएटिविटी के लिए मुझे कौन से वो आदर्श गुरु, स्थानीय व्यक्ति कौन है जिनके एक्टिविटी से मैं अपने आप को प्रेरणा दे सकता हूं। जरूरी नहीं कि वो एक हो, 2, 3, 4 भी हो सके, 5 भी हो सकते हैं। और उनमें से हर किसी को आप कितना स्टडी करते हो,
वो व्यक्ति जो आज कहीं है, वो तुम्हारी तरह जब अनाड़ी था या बिगनर था या काम को थोड़ा बहुत समझने लगा था, उस समय उसकी आदतें क्या थी, उसके हैबिट क्या थे। जरूरी नहीं कि ट्रेंड व्यक्ति बहुत कुछ कर जाएगा और अनट्रेंड व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा। आपको पूरे सबके कैरियर देखिए, कई सारे लोग हैं जो ट्रेंड नहीं है, लेकिन ट्रेंड नहीं है इसका मतलब कि वो ट्रेंड नहीं है, ये गलत है। उसने खुद को ट्रेन किया है, उन लोगों ने खुद को ट्रेन किया है, सोहबत में ट्रेन हो जाते हैं। ये राजस्थानी बच्चे आपको मिलेंगे जो इतने कोई 9 साल 10 साल में क्या गायकी, कभी टीवी में प्रोग्राम में भी देखते होंगे आप, क्या गायकी। सो संग जिस माहौल में आप बड़े पले हो उस माहौल से ले सको, या फिर एक्सपोजर। आजकल तो बहुत अच्छी बात है कि मैं किसी की फिल्म को देखना चाहता हूँ, ये मेरे पेरेंट हैं, क्रिएटिव पेरेंट है, मैं या क्रिएटिव फादर है, मैं इसको देखना चाहूंगा, या मैं ये क्रिएटिव इंस्पायरर है मेरे लिए, मैं इनको देखना चाहूंगा। तो एक बटन के दबाने से ही आप अपने आप को एक्सपोजर दे पाएंगे। हमारे जमाने में तो हमें लाइब्रेरी के खाक छानने पड़ते थे, वो भी ढूंढ के कहाँ है। आज तो ढूंढना भी बहुत आसान है, बहुत सरल है, बहुत सहज है। तो ऐसे समय पे अपने आप को आशा, निराशा और तुक्के पे या चांस पे छोड़ना ये अक्लमंदी नहीं है, या जोश कि मैं पहले देखूं कि मैं क्या हूं, मेरे अंदर में टटोलूं तो सही कि मेरे अंदर क्या क्या चीजें हैं और उनमें से किस चीज में सबसे ज्यादा मुझे आनंद आता है। ये आनंद किस लिए आता है, एक क्रिएटिव अर्ज है या बताना है किसी को, अरे हम भी। तो बेसिकली जवान लोग ये जानो, हर कोई अपनी लाइफ का हीरो और हर कोई अपनी लाइफ का हीरोइन है, लेकिन ये स्थिति हमको हरदम नहीं मिलेगा, हर जगह पर नहीं मिलेगा। तो आज के समय पे रंग कर्मी में आप आना चाह रहे हो, तो जो ग्रुप में आप ज्वाइन करना चाह रहे हो, पेशेंस कितना है आपके पास, कितने दिन इसमें समय दे सकते हो, अपनी पढ़ाई और बाकी काम को करते हुए भी कितना समय मैं इसमें दे सकूं, और ताकि मैं कितना अपने आप को धीरे 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 चींटी की तरह, हनी बी की तरह धीरे 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 कैसे मैं चीजों को माउंट कर सकता हूँ। खुद को स्टडी करना, खुद को समझना, खुद के, मैं जानबूझकर अभिनय के ऊपर ही मात्र इस बात को नहीं रख रहा हूं, क्योंकि थिएटर में आने वाला हर कोई अभिनेता हो जाएगा। डायरेक्टर डिजाइनर कहाँ है, कौन आ रहा है, आना तो चाहिए। तो कहीं भी असंपन्न स्थितियों में रहते हुए भी आप अपनी कलाकृति को चला पाए, उसके लिए एक सिलेबस तो बनाए। खुद का सिलेबस बनाना, अपना क्रिएटिव पेरेंट चुनना, अपने आर्थिक स्थितियों को समझते हुए उसमें से कितना मैं अपने आप को रिस्क में डाल सकता हूं, कितना नहीं, इसके ऊपर भी एक समझ पैदा होना चाहिए। और मैं क्या देख रहा हूं, मैं क्या पढ़ रहा हूं, इसके बारे में थोड़ा सलाह लें किसी से, कोई समझदार व्यक्ति हो, कोई कॉलेज के प्रोफेसर हो, क्योंकि मुझे तो मेरी लाइफ को तो संवारने वाले प्रोफेसर लोग ही रहे हैं और ड्रामा स्कूल के गुरु लोग रहे हैं। कॉलेज के प्रोफेसर एक थे, उन्होंने जो मेरे उड़ान भरे था कि मैं पूना इंस्टीट्यूट जाऊंगा, मैं या तो फिर मैं शांति निकेतन जाऊंगा। उन्होंने कहा कि दोनों में कहीं स्कॉलरशिप नहीं है, तेरे पास पैसा नहीं है तो कहाँ जाएगा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, वहां स्कॉलरशिप है, अगर सिलेक्ट हो जाता है तो ठीक है। मैं जानता था कि अगर मैं सिलेक्ट नहीं होता तो मैं शायद पढ़ पढ़ा के कहीं आईएएस अफसर बनता या कहीं प्रोफेसर बनता, कॉलेज के लेक्चरर बनता, तब भी मैं नाटक करता, तब भी मैं चित्र विद्या करता।
ये क्योंकि तब तक मैं कॉलेज तक पहुंचते पहुंचते अपने अंदर की सारी भड़ास को देख चुका था, तो देखा था कि ये दोनों चीजों में ही मैं अपने आप को डालता हूं और किसी चीज के प्रति मेरी उतनी प्राथमिकता नहीं है। इसलिए 83 में जाने भी दो यारों का डायरेक्टर होने के बाद मैंने अपने आप को फिर से समेटा कि बॉम्बे मेरे लिए जगह नहीं, वापस यहीं आऊं दिल्ली, जहां मेरे अंदर एक टीचर है उसको जगह मिलती है, मैं एक डायरेक्टर बनना चाह रहा हूं उसको जगह मिल रही है, अभिनय मैं करता था, तो इन तीनों चारों चीजों को जगह मिल रही है। एकांगी जीवन को मैंने चुना नहीं। तो कई बार अपने आप को समझने के बाद ये ऑलमोस्ट मैं अपनी बातचीत के अंत तक पहुंच रहा हूं। आप में से किसी को, सिर्फ मैं सुशील को देख रहा हूं और कोई दिख नहीं रहे हैं, तो सुशील खबरदार जो तू कुछ सवाल पूछेगा नहीं पूछेगा। तो एनीवे मैं अपनी बातचीत को यहीं कि सेल्फ ट्रेनिंग, सेल्फ वर्क, पर्सनालिटी एंड हैबिट शेपिंग, अपने आदर्श कलाकार को अपने सामने रख पाना, एक या दो या तीन चार, जिनसे आप लगातार इंस्पायर हो सके, पढ़ाई से संबंध, लिटरेचर से संबंध, और मौजूदा टेलीविजन के से दूर, मतलब कि सही इंफॉर्मेशन को आप देखें, समय और समाज की जो परिवर्तित स्थितियां हैं उनको समझें। उनको समझने के लिए सिर्फ टेलीविजन ही एक चीज ना हो, आपको यूट्यूब से भी और किताब से भी संबंध रखना पड़ेगा, कुछ मूलभूत किताबों को भी जानना पड़ेगा। ये वरना धर्मांधता, अनसाइंटिफिसिटी, एरोगेंस, ईर्षा में बात बिल्कुल धार्मिक होता जा रहा है, होती जा रही है धार्मिक, लेकिन यही ये सद्गुणों की प्राप्ति, कुसंगत से दूर रहना बहुत पुरानी बातें हैं। ये सही संगत चुन पाना, सही आदर्श को अपने सामने रख पाना, यही है। तो मेरे ख्याल में मैं बातचीत को यहीं समेट रहा हूं। और हाँ, और आपकी स्टाइल क्या है? आपके पास एक दो स्टाइल है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, चाहे वो एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो, डिजाइन हो, आपकी शैली क्या है? या आपकी शैली में दो तीन अंग हैं, क्योंकि जैसे कि रियलिज्म तो था ही, फार्स, मेलोड्रामा, ये भी, और डांस, ये भी मेरे अपने बैकग्राउंड से मुझे मिला हुआ था। तो म्यूजिकलिटी, उड़िया म्यूजिक खासतौर पर, वो चाहे आप गा भी ना सकें, वो दिमाग के अंदर हॉन्ट करते हैं। तो ऐसे सब अपने इन्फ्लुएंसेस को रख सकें और अपने मौजूदा हालत को स्वीकार कर सकें। आप जहां हैं वहीं बहुत कुछ है। वो छोड़ छाड़ के भागने की स्थिति जब आएगी, अपने आप में समझ में आ जाएगा। लेकिन जिद और एक्सेंट्रिसिटी, विन, इन सब से बचें। विचारशीलता को अपना बार बार उजागर रखें। अपने आप से मिरर में सही तरीके से बात करना सीखें। तो मैं अपनी बात को यहीं खत्म कर रहा हूं। हालांकि मैंने अपनी रंग यात्रा के बारे में बात नहीं किया, बट फिर भी एक ब्रीफली थिएटर की जो एक्टिविटी आगे बढ़ती जा रही है, ये यहाँ तक है। मैं यहीं समाप्त करना चाह रहा हूँ इस बात को। तो आप में से कोई अगर यहाँ कोई है, कुछ सवाल तो कोई पूछ नहीं रहा है, तो अच्छी बात है। मैं यहीं इस वार्तालाप को खत्म कर रहा हूँ, इस उम्मीद में कि आप में से कोई जिद या अनड्यू, ओवरवेलमिंग पैशन, एक्सेंट्रिसिटी, इनमें अपने आप को तकलीफ ना दें, इनमें अपने आप को प्रताड़ित ना करें, फ्रस्ट्रेटेड ना हो। लाइफ जहाँ है वहीं भी उसकी अपनी एक सही जगह बन जाती है। मैं ये फिनिश करना चाहूँगा।